नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं। भड़काऊ भाषण हो या दुश्मनी व्यवहार, जिसके निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय लगातार बना हुआ है। आज दिल्ली के जेएनयू के बाहर सड़क पर पोस्टर लगा था, भगवा जेएनयू। पता लगा कि हिंदू सेना ने भगवा झंडे के साथ इन्हें लगाया है। हालांकि बाद में पुलिस ने पोस्टर हटा दिए थे और कहा कि झंडे लगाने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो कड़वाहट झलकी वो क्या हट पाएगी। उधर दिल्ली से बहुत दूर नहीं है अलीगढ़। यहाँ पर आज जुमे के दिन कई चौराहा पर एबीवीपी कार्यकर्ता हनुमान चालीसा बजा रहे थे। प्रशासन के इनकार, उनकी अनुमति के बिना ये सब हो रहा था। बजाने के लिए चंदा भी इकट्ठा किया गया, तो जुमे की नमाज के कारण सुरक्षा के लिए पुलिस बल बढ़ाना पड़ा। बड़ी सुरक्षा में सुरक्षा के लिए पुलिस वहां पर मौजूद रही। उधर मध्य प्रदेश से हैरान परेशान करने वाली जानकारी ये है कि पुलिस ने बनवाड़ी जिले में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के मामले में एक ऐसे शख्स पर एफआईआर दर्ज कर दी है जो पहले से ही जेल में है। उसका नाम है शहबाज। यही नहीं, पुलिस ने शहबाज को आरोपी बनाकर उसके घर बुलडोजर भी चला दिए। अब शहबाज का परिवार बेघर है, उनकी मां परेशान है, उनका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। उधर मुंबई में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर सियासत तेज होती जा रही है। राज ठाकरे एमएनएस के जो हैं, उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद हो, लाउडस्पीकर नहीं रुका तो हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने 3 मई का अल्टीमेटम दिया है। उधर बीजेपी के मोहित कंबोज का मुफ्त लाउडस्पीकर देने का ऑफर भी है। कल ही हमने देखा था किस तरह से धर्म संसद में भड़काऊ भाषण पर पुलिस ने कहा कि ये हेट स्पीच का मामला नहीं बनता और अब इसे केस को बंद कर रहे हैं। आज ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने लेख में लिखा है कि लॉ कमीशन ने हेट स्पीच पर पड़ताल करते हुए 2017 में सुझाव दिया था कि कुछ और कानूनी प्रावधान जोड़ दिए जाएं ताकि इससे जुड़े हिंसा मामलों में दंड मिले। लेकिन कुरैशी जी का कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसे मामलों पर काबू पा सकती है। मीडिया भी रोकथाम में मदद कर सकती है, लेकिन हो नहीं रहा है। उन्होंने लिखा है कि हेट स्पीच ग्लोबल फिनोमेना है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि 2018 को द ईयर ऑफ ऑनलाइन हेट माना जा सकता है। फेसबुक ने अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में लिखा कि उसे 30 लाख नफरती पोस्ट हटाने पड़े और यूट्यूब ने तो 25,000 सिर्फ 1 महीने जून में ही हटाए हैं इस तरह की पोस्ट। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एसवाई कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूद हैं। गाड़ी में बैठे हुए हैं। सर, आप जुड़े हैं, आपने लेख लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जरूरी है जिस तरह से आपने आर्टिकल का शीर्षक दिया है, कॉलिंग आउट हेट। तो यही मकसद है कि जब इस तरह के मामले लगातार इतने बढ़ रहे हैं, आपने एक तरह से जो एक सार निकल कर आता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इन पे काबू पाया जा सकता है। आपका सुझाव क्या है जो आज के दिन ही इतनी पूरी लंबी फहरिस्त मैंने दिखा दी है, कैसे इसे काबू पाया जाए, सोल्यूशन? देखिए, इसका एक ही हल है, इसकी पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिटिशियंस इंडिफरेंट है, हेट स्पीच हो रही है, जेनोसाइड की कॉल होती है और 15 दिन बाद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर कहते हैं हम उसे अभी एग्जामिन कर रहे हैं। तो किसको उल्लू बना रहे हैं वो कि अभी तक एग्जामिन कर रहे हैं कि ऊपर से आदेश नहीं आया होगा तो यह आदेश ऐसा आया कि कोई एक्शन नहीं लेना। तो बेसिकली इसमें जो ये एक डिसऑनेस्टी है कि भाई टेक्स्ट बुक से अगर चले एक एसएचओ भी इन हालात में पूरी तरह काबू पा सकता है, लेकिन वो सब पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देखते हैं कि जो इशारा मिले उसके मुताबिक करें। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये चीजें आगे बढ़े अगर जरा भी सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप फर्स्ट और पुलिस लीडरशिप आंख दिखा दे। फौरन अगर इस किस्म की हेट स्पीच के बाद अगर अगले दिन तक गिरफ्तारी हो जाए और फिर जमानत न मिले, आप देखना ये सब इस किस्म की लूज टॉक जो है बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि एक्शन ही नहीं होता। एक तरफ पत्थर फेंकने पे घर बगैर लीगल प्रोसेस के मकान ढा दिए जाते हैं। यहाँ सारे मीडिया पे वायरल हो रहा है वो, उनके वीडियोस चल रहे हैं कि जिसमें अपील की जा रही है कि वो मुस्लिम औरतों के रेप करो, इनके जेनोसाइड करो, उसके बिना ये लेकिन ये पुलिस अफसरों को दिखाई नहीं दे रहा।
क्या उनकी कुरैशी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि भाई कानूनी प्रावधान तो कई हैं और लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी उसने सुझाव दिए थे कि कुछ और इस पे कानूनी प्रावधान जोड़े जाएं, लेकिन आप उसके पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि वो इनएक्शन होगा। क्या, कैसे समझाएंगे आप दर्शकों को कि क्यों और कानूनों की जरूरत नहीं है? देखिए, चाहे ये आज का विषय हो या अदरवाइज भी, होता क्या है, डाउरी वाले वगैरह के केस में भी उस जमाने में ये होता था कि सजा बढ़ा दो, 3 साल के बजाय 7 साल की कर दो, रेपिस्ट की सजा 5 साल से बढ़ा के 10 की कर दो। तो रेप करने वाला उस वक्त ये नहीं देख रहा होता। तो मैं कहता हूं कि 3 साल, और मैंने कितने सेक्शन इसमें आईपीसी के लिखे हैं आज अपने आर्टिकल में, उन सब में 3-3 साल की जेल हो सकती है, 3 साल की। मैं कहता हूँ 3 के बजाय 2 साल की जेल कर दो, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला करके उनको जेल में अंदर डालो तो मसला हल हो जाएगा। क्योंकि लॉ कमीशन ने जो कहा कि, और इसको, ये बात तो ठीक है कि उन्होंने इसकी ग्रेविटी को समझा और उस ग्रेविटी की वजह से कहा कि लॉ और बढ़ाने चाहिए, सख्त करने चाहिए। मैं कहता हूँ सख्त करने से पहले जो ऑलरेडी लॉ है, बहुत सारे हैं हमारे पास, उनको इम्प्लीमेंट तो करो, उनको तो उसको क्विक उस पर फैसला हो और श्योर शॉट उसके ऊपर सजा हो, तो आप देखेंगे ये बहुत जल्दी काबू आ सकती है हालात। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपसे जो पूछना चाह रही थी सर कि एक समय होता था कि जब इस तरह के मामले सामने आते थे तो इक्का दुक्का आते थे, हम कहते थे कि फ्रिंज एलिमेंट है और 1-2 मामले, लेकिन अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं समाज में भी एक तरह से, क्या आपको लग रहा है डिसेंसिटाइज हो गए? अब लगता है कि अरे ये तो हो ही रहा है, क्योंकि एक मनुष्य जो है वो अब लगता है कि अब तो ये होगा ही। उस लिहाज से हम सबका दायित्व क्या बन जाता है? हाँ, बिल्कुल डिसेंसिटाइज लोग हो गए हैं और ये फ्रिंज एलिमेंट के बजाय अब ये मेन स्ट्रीम हो गए हैं और उनको शय इस तरह मिली, इनको ताकत इसलिए मिली कि एक्शन तो होता नहीं। ये हर किस्म की गलत सलत बातें करके लोग आजाद घूमते फिरते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। उससे बाकी लोगों को भी ताकत मिलती है, उनको भी इंकरेजमेंट होती है कि भाई कुछ भी बकवास कर लो, उस पर कोई एक्शन तो हमारे खिलाफ होना नहीं, सरकार हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है। तो इस वजह से उनका हौसला बढ़ता है। इस हौसले को तोड़ना पड़ेगा क्विक एक्शन से, प्रॉम्प्ट एक्शन से, फेयर एक्शन से, ईमानदारी से। ईमानदारी इस सारे उसमें दिख नहीं रही है कि शक्ल देख के लॉ अप्लाई किया जाता है। तो यही वजह है कि ये चीज फिर बढ़ती चली जाएगी और गली गली और कुचे कुचे में ये मार पिटाई, लिंचिंग विंचिंग, ये सब चीजें इसी तरह होती है, रेप, ये सब बढ़ जाएंगी। ये अच्छा, दूसरे इसमें मैंने देखा कि अदालतें भी इसमें चुप बैठी हुई हैं। जेनोसाइड की कॉल हो और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस न ले, ये कैसे हुआ? ऐसा एक जमाना था कि छोटा मोटा क्राइम भी होता था उस पे और एक्शन न हो, 2 दिन तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में मदाखलत करती थी कि भाई ये रिपोर्ट दो हमको। तो ये जो एक ओवरऑल माहौल बन गया कि इंडिफरेंस का, कि जो कुछ हो रहा है, जो जिसने चाहा जो बोल दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं होना, तो इसका तो नतीजा फिर खराब ही होगा। बिल्कुल नतीजा खराब होगा। और चुनावों का फायदा, भले ही चुनाव गुजरात में हो, हिमाचल में हो, लेकिन देश के किसी भी कोने में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो असर बनता ही है। कुरैशी सर, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहरहाल कार में सवार थे, लेकिन वाकई में बहुत अहम मसले हैं जो इस समय हमारे समाज के सामने हैं और हमें खुद चुनना होगा कि हम जो इस सामाजिक समरसता जिस तरह से कड़वाहट में लगातार बदल रही है वो और ना बिगड़े। बहरहाल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिनके घर जलाए गए हैं अब उनके घर बनाए जाएंगे। ये रामनवमी के दौरान जो ये हिंसा हुई थी उस पर उन्होंने बोला है। लेकिन राज्य में जिस तरह की हिंसा हुई है, बुलडोजर चले, उस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी ली है। आइए सुनते हैं अशोक गहलोत को। अब क्या जीत गए और घमंड आ गया इनको, बुलडोजर का एक मैसेज देंगे और लोग समझ जाएंगे। बुलडोजर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो शिवराज सिंह जी भी कॉम्पिटिशन में आ गए योगी जी की, कि कब तक चलेगा? आप निर्दोष लोगों के घरों में जाके बुलडोजर चला रहे हो। आपने तो निर्दोष और दोष कोई मतलब नहीं, मुख्यमंत्री खुद की छवि कैसे बने हैं?
सरकार ने बहुत बोल्ड स्टेप उठाया है। बोल्ड स्टेप है क्या? उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में आज भी 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई है। ये छूट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक के लिए थी। इस दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। छूट के दौरान सिर्फ महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत थी। सिर्फ किराने की दुकान, सब्जी, दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहीं, जिस पर भारी भीड़ दिखी। इससे पहले कल भी 2 घंटे के लिए छूट दी गई थी। रामनवमी के दिन खरगोन में हिंसा हुई थी, जिसके बाद से यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। और अब एक ऐसी तस्वीर जो उम्मीद जगाती है। करौली में हिंसा के बीच, जो राजस्थान में है, मधुलिका जादौन नाम की एक महिला ने दंगाइयों का बेखौफ होकर सामना किया था और अपने घर में 15 ऐसे लोगों को पनाह दी थी जो दूसरे धर्म के थे और दंगाइयों के शिकार हो सकते थे। मधुलिका जादौन करौली के सांप्रदायिक तनाव के बीच में एक इंसानियत की मिसाल है। एक अकेली महिला जिन्होंने दंगाइयों का सामना करते हुए 15 लोगों की जानें बचाईं। मधुलिका का इस बाजार में कपड़े की दुकान है। 2 अप्रैल का जुलूस, जिससे दंगा भड़का, इस बाजार से गुजर रहा था। जब मधुलिका ने तोड़फोड़ और दंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि लोग दुकानें बंद करके भाग रहे हैं, लेकिन सामने से उग्र भीड़ आ रही थी। ऐसे में मधुलिका डरी नहीं, दंगे में फंसे लोगों को अंदर बुला के अपने घर में शरण दी। भागदौड़ हुई थी, उसके लिए सारे दुकान वाले घबरा गए थे और घबरा के उन्होंने अपनी शटर डाउन की। तो मैंने उन लोगों को ऊपर कमरे में बुला दिया। मैंने कहा आप लोग यहाँ बैठ जाओ, और जो मेन गेट है वहाँ बाहर का, वो मैंने लॉक कर दिया था। इंसानियत के नाते से मैंने उन लोगों को बचाया था। अफरा तफरी का माहौल था। भीड़ दुकानों में तोड़फोड़ कर रही थी और आग भी लगा रही थी। मधुलिका और उनके भाई संजय ने 15 से ज्यादा लोगों को पनाह दी। लगभग 16-17 आदमी होंगे, जिनमें लगभग ये मानो 12-13 आदमी तो मोमडन समुदाय से थे और 3-4 अपने हिंदू समाज से थे। तो वो लोग, मैंने उनको कहा कि आप लोग घबराएं ना, आराम से बैठें, आप लोग सुरक्षित हैं। आसपास के दुकानों में आग लग रही थी। मॉल में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मिथिलेश सोनी ने 3 महिलाओं के साथ मिलकर बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं पूछा कि दुकान किसकी है, उसका धर्म क्या है। हमने उन बच्चों को, जो मोमडन बच्चे थे, उनको नहीं निकलने दिया, क्योंकि बाहर से डंडों के साथ लड़के भाग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एकदम से हमें ऐसा लगा कि इधर की तरफ से आग आ रही है। हम ऊपर देखने गए थे, तो वहाँ जाके फिर हमने पानी डालने की कोशिश, कैसे करें, बोरिंग वगैरह का तो वो पाइप तो था नहीं। हमने बाल्टी, टंकियों में से भर भर के बाल्टियों से ऊपर से पानी डाला। करौली की इस मुख्य बाजार में सालों से दोनों संप्रदाय के लोग अपना धंधा करते आए हैं। जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों की जानें मधुलिका और संजय ने बचाई, वो कहते हैं जिंदगी भर एहसान रहेगा। बाहर भगदौड़ मच रही थी, मतलब पत्थरबाजी हो रही थी, डंडे वंडे लेके घूम रहे थे या छोड़े छपाड़े, मतलब ये। फिर वहाँ पे कुछ हम दीदी थी मॉल मालिक, उन्हें हमारे लिए बुलाया, कोई टेंशन आपके लिए परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल मैं हूँ आपके लिए। फिर ये दीदी ने ये बोला था, कोई टेंशन नहीं, आप दीदी नीचे खड़ी रही। हमारे चक्कर में 4 घंटे नीचे खड़ी रही वो, मतलब ऊपर आने दिया नहीं। बंदे खड़े थे बाहर, बंदे बोल रहे गेट खोलने की बोल रहे थे। करौली में 2 अप्रैल के दिन हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक जुलूस निकल रहा था, जिसपे पत्थरबाजी हुई, जिसके चलते दंगा भड़क गया। ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं वो शांति और सद्भाव से जीना चाहते हैं। हमारे बाजार में हर जाति और हर वर्ग का व्यापारी है, जिसने निम्न से निम्न स्तर का जूते बनाने वाला, और करीब 50 दुकान मुसलमान भाइयों की हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं रही कि आपसी भाईचारे में दरार पड़े। इस सब का लिए सबको दुख है। हम सब व्यापारी भाई यही चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और आपसी भाईचारे का माहौल फिर दोबारा स्थापित हो। भाईचारा और सद्भाव, लोगों की ये भी गुहार है। शायद राजनीति से दूर हटकर इन पे भी गौर किया जाना चाहिए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, गुजरात में बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। विधायक इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस छोड़ी, आम आदमी पार्टी में हो गए हैं शामिल।
और देश की बात में बात अब गुजरात की। यहाँ कांग्रेस के सबसे अमीर विधायक ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इंद्रनील राजगुरु को कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। इनकी राजकोट और सौराष्ट्र के इलाके में अच्छी पकड़ बताई जाती है और अहमद पटेल के करीबी रहे थे। गुजरात, हिमाचल में आपको बता दें कि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इंद्रनील राजगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रनील जी। आप ये बताइए, क्या कारण है कि आपने आम आदमी पार्टी को चुना है गुजरात में? कांग्रेस ने हाल ही में आपको उपाध्यक्ष बनाया था। देखिए, न सिर्फ उपाध्यक्ष बनाया था, लोकसभा का इंचार्ज भी बनाया था मुझे, और मुझे एमएलए भी बनाया था। कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मेयर बनाया, डेप्यूटी मेयर बनाया, प्रेसिडेंट राजकोट सिटी का बनाया था। काफी कुछ पार्टी ने मुझे दिया है। मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा कोई मेरा असंतोष है ही नहीं। मेरी बात ये थी कि किसी भी तरह मैं हमेशा बोलता हूं कि पार्टी है वो सेवा के लिए जरिया है। तो कांग्रेस, भाजपा से मुझे बेहतर जरिया लगता था, और भाजपा तो बिल्कुल मैं यहाँ तक बोलूं कि देश विरोधी पार्टी है, जो बोलती है कुछ और करती है कुछ। जैसे कि गुजरात के लोग यहाँ उनके भ्रष्टाचार से, उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा नहीं कि चलो कोई किसी को मार नहीं लेता है रास्ते पे, वो सेफ्टी नहीं, लेकिन पुलिस स्टेशन में अगर तुम कोई इशू लेके जाओ तो अगर वहां पैसा जो ज्यादा पैसा दे वो सच, और जो सही मायने में सच्चा आदमी है उसको न्याय नहीं मिलता है। ठीक है। अब इंद्रनील जी, इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, तो आपने आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का विचार किया, लेकिन कांग्रेस को नहीं, क्यों? देखिए, लास्ट इलेक्शन 17 में मैं सीएम के सामने मेरी सीट छोड़ के उनके सामने लड़ा था, पार्टी को बोल के कि भाई मैं कम से कम मैं एमएलए दूसरी बार बनूं ना बनूं उसका कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन मैं सीएम को रोक के रखूं और हम सत्ता पे आए। तो भाजपा यहाँ से सत्ता से निकले, वो एक ही मुद्दा मेरे मन में रहता है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार गुजरात में गुजरातियों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन गुजरात के लोगों को अल्टरनेट में कांग्रेस भी दिखनी चाहिए, और वहां पे कहीं पे मैं देख रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस को उठना चाहिए उस तरह से हमारी गुजरात में कांग्रेस नहीं उठ रही थी, और उसमें थोड़े इश्यूज थे। वो इश्यूज के भी उठाए थे मैंने, और 2-3 साल घर में भी बैठा, पार्टी छोड़ के भी बैठा, राह भी देखी कि भाई नहीं वो इश्यूज सॉल्व हो। बाद में मुझे एक्टिव किया, लेकिन इश्यूज वहीं के वहीं रहे, और अभी आम आदमी पार्टी आ गई है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से भी बेहतर एक पार्टी है जो लोगों की सेवा के लिए सबसे अच्छा माध्यम। जी, आपने बताया ये भी गया है कि आप अहमद पटेल के करीबी थे, और उनके बेटे का भी हमने अनदेखी की बात सुनी है कांग्रेस में। तो उनके जाने के बाद क्या आपने सोचा कि अब आपने छोड़ने का मन बनाया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शक्ति सिंह जी के भी बहुत करीबी हूँ, हम दोस्त थे, तो उनके जरिए मैं रहा था। और मेरा अहमद भाई थे, तब भी मैं 3 साल के लिए मैं घर में बैठा था रेजिग्नेशन देके। तो बात ये नहीं है कि कोई मुझे किसी के जाने से या किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम है। मेरा इशू ये नहीं है। मेरा इशू ये है कि जिस तरह से कांग्रेस को उठना चाहिए, एकजुट होकर उठना चाहिए, भाजपा को हटाने की एक मंशा बरवतर होनी चाहिए, वो मुझे नहीं दिखी। और उससे भी ज्यादा मुझे आम आदमी पार्टी में एक बात जो केजरीवाल जी की अच्छी लगी कि भाई कांग्रेस है या भाजपा है या वो एक आमने सामने लड़े या आप लड़े, ऐसा नहीं। हमको किसी भाजपा से हटा के हमको सरकार बनानी है या कांग्रेस को हटा के तो सरकार बनानी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको सरकार बनानी है तो लोगों के काम के लिए बनानी है। आम आदमी की सरकार बनेगी तो लोगों के काम के लिए बनेगी, किसी को हटाने के लिए या किसी को हराने के लिए नहीं। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। और जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने काम किया है, बावजूद के पूर्ण सरकार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो है
मुझे पसंद आ गई आम आदमी पार्टी की। पंजाब में आते ही उन लोगों ने करप्शन के सामने लड़ना चालू किया, जो देश का अग्रिम मुद्दा है, जो करप्शन से हमारे देश में परेशानी है, उसके सामने लड़ने की अगर किसी कोई पार्टी ने पहली बार हिम्मत की हो तो वो आम आदमी पार्टी है, जो लोगों को सीधे तरीके से उपयोगी है। बिल्कुल। और अंत में मेरा यही सवाल है कि आप कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक अरसे तक उससे जुड़े रहे। मेरे ख्याल से कांग्रेस को मुझे कुछ संदेश, मेरा घर था और मैं संदेश भी कोई नहीं देना चाहता हूँ। आई विश के कांग्रेस में जो भी गुजरात में है वो लोगों के लिए काम में लग जाए, जैसे मैं आम आदमी में जाके लगा हूँ। आखिर में हर पॉलिटिशियन को लोगों के लिए काम पे लगना चाहिए, और वही काम पे भाजपा का जो सही मायने में सच्चा कार्यकर है, जो देश की बात करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है। वो भी आम आदमी पार्टी की एक बार सरकार बनने की सोचे तो ये दोनों पार्टी में भी सुधार आएगा और लोगों की बात होने लगेगी। जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि गुजरात में पहली बार कांग्रेस से भाजपा के आमने सामने की लड़ाई की जगह पहली बार शिक्षण पे बात होएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षण गुजरात में बरोबर नहीं है वो बात छेड़ी। और मोदी जी आ रहे हैं गुजरात को, उन्होंने भी छेड़ी कि भाई गुजरात की शिक्षण के बाबत में मैं वहां सबको मिलूंगा। तो आप खुश हैं कि शिक्षा का मुद्दा उठा रही है आम आदमी पार्टी गुजरात में। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भारत आपको बताएंगे किस तरह से गेहूं निर्यात करेगा मिस्र, वो जानकारी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश की बात में बात गेहूं की। भारत अब मिस्र को गेहूं निर्यात करेगा। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज इस बारे में एक ट्वीट किया है कि भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लाई के रूप में मंजूरी दी। स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए जब विश्व विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है, मोदी सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे अन्न भंडार भरे रहें और हम दुनिया की मदद करने के लिए तैयार रहें। देश की बात में अब बात फिल्मों की। कल केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म रिलीज हो गई है। ये फिल्म कन्नड़, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज हुई है। इसमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त और रवीना टंडन है। यश से बात की है हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने। मुझे सक्सेस नया नहीं है, वो पहले से ही मैं हर एक फिल्म ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप देख के आया हूँ, एंड ये आसानी से नहीं मिला मुझे। इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट आई बिकेम अ स्टार। सो आई वांटेड टू गेट दैट थिंग, रिकग्निशन चाहिए था, लोग वो उतना प्यार से मेरा फिल्म देखना है, उसको बहुत जज्बे से, बहुत मेहनत से एक एक स्टेप करके ले आओ ना, तो मुझे पता है। और बचपन में जो जिंदगी देखी है ना, मुझे वो सब आई डोंट नो लोग कैसे रहते हैं, पैसा होगा तो कैसे रहते हैं, पैसा नहीं है तो कैसे रहते हैं, सक्सेस के टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं। इफ यू गेट यूज्ड टू दोज थिंग्स देन योर लाइफ विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो पता है मुझे, बचपन में छोटे उम्र में बहुत देख लिया हमने, तो सो ऐसे ही देखा जैसे केजीएफ का कैरेक्टर देखता है। वेरी सिमिलर वी कैन से व्हेन वी वर डूइंग स्क्रीन प्ले आल्सो देयर आर लॉट ऑफ इन एक्सपीरियंस वी हैव डिस्कस्ड। वो ट्रूथ इज ट्रूथ, सच सच ही होता है। वो अगर हम इधर सिनेमा स्टार बन गए, इधर बैठ के कुछ बोलेंगे ना, लोग हम पे हंसेंगे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो चलता है ना वही सच होता है। अभी आज मुझको जहाँ भी जाए बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, सब आसानी से मिल जाता है, लेकिन मुझे पता है दूसरे लोगों के साथ क्या होता है, एक रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करते हैं।
जब बाहर जाते थे ना, कोई पहचानता नहीं था, तब मुझे उसका एहसास होता था। कभी हम जा भी जाए वो पूरा रेडी होता है। सो ऑल दैट थिंग विल कीप्स यू ग्राउंडेड। आई थिंक इट्स अबाउट योर अपब्रिंगिंग। एंड हमारे घर में जैसे मेरे पेरेंट्स आज भी डांटते हैं मुझे। उनको लगता है कि मैं सबसे दिमाग नहीं है मेरा, डिसिप्लिन नहीं है। अगर दुनिया मान रही है और जो मेरे साथ काम करते बोलते कि यश इज अ हार्ड वर्किंग गाय और ही इज थोड़ा अकल है, ये है, घर पे तो आप इम्प्रेस नहीं कर सकते ना। सो व्हेन यू हैव सच अ फैमिली एटमॉस्फेयर, एंड आई थिंक ऑल माय फ्रेंड्स हु वर देयर विथ मी फ्रॉम द बिगिनिंग, दे स्टिल विथ मी, दे ऑल, वो मुझे ग्राउंडेड रखते हैं और लाइफ का रियलिटी से थोड़ा जुड़ के रहना अच्छा है। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।